वाटर हेडिंग जो हुई हमारी, हम उसकी जस्ट रिवीजन कर ले रहे हैं, पढ़ाई कर ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। हमारा जो टॉपिक है इट इज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। ओके, तो वाटर का अकरेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सभी जानते हैं बच्चों। जो ज्यादा मेन फोकस आपको करना होगा वो हार्ड वाटर पे करना होगा। ये एकदम जनरल है और इसीलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। आप जस्ट देख लीजिए, मजे ले लीजिए। ये जो पानी की ड्रॉप है, ठीक है, ये डू यू नो मी, ये जो कार्टून साहब हैं ये कह रहे हैं डू यू नो मी व्हाट इज वाटर, आई एम वाटर, गिफ्ट फॉर योर लाइफ। ठीक है, डू यू नो व्हाई आई एम सो पॉपुलर। ठीक है, कई लोगों से पूछा मैंने पंजाब में क्यों पॉपुलर है, बोले हाँ सर जरूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे ना पंजाब के आदमी को क्यों जरूरत पड़ती है। बिकॉज विदाउट मी यू कांट एग्जिस्ट। ओके, बिना पानी के गड़बड़ है कहानी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके भाई, मान लिया तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, आगे बता दो। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन योर बॉडी। आई होप सो आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 70%, नियर टू 65 to 70% पानी है। ठीक है, और इसी बात पे कई एस्ट्रोलॉजर्स और कई लोग पॉइंट्स भी कहते हैं, तो मुझे भी ठीक लगता है कि 75% या 70% के आसपास, या बुक में 65 दे रखा है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर है। ठीक है, इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई, अब ये भी पूछ रहे होगे आप लोग। लेट मी क्लियर यू, ये भी चलता रहेगा। ठीक है, फ्रूट्स में 95% वाटर है। आपको मालूम है जब फुल मून नाइट होती है तो नदियों में जो होता है ना, वो वाटर लेवल रेज हो जाता है। और ऑब्वियसली जब फुल मून नाइट नहीं होती, दैट इज अमावस्या की रात होती है, तो उसमें वाटर लेवल डिफरेंट होता है। दैट मीन्स ये फुल मून नाइट, या ये जो मून, ये स्टार्स, ये हेवनली बॉडी, ये बहुत ज्यादा क्लोज इम्पैक्ट रखते हैं वाटर से, और एक सी लेवल को भी ऊपर कर सकता है ये फुल मून नाइट। और हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो ऑब्वियसली ये फुल मून नाइट या ये चीजें हमारी बॉडी में भी इफेक्ट करेंगी। और ये टमाटो हुआ, लेमन हुआ, ठीक है, टमाटो में 97% है, लेमन में 96, वाटरमेलन 93, कैरेट, ठीक है, कैरेट 92 एंड पपाया 91। स्ट्रॉबेरी में भी पानी है, कितना था, 91%। तो पानी बहुत है, डूब मरो इतना है। कैन यू टेल मी व्हाट्स माय कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो दो एलिमेंट है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। H2O का मतलब ये नहीं है कि अल्फाबेट में HEFGH, HIJKLMNOP बोल दो। ठीक है, LMNO तक। H2O का मतलब है कि दैट इज अर्थ के 70%, 71% जो है वो वाटर से बना है। ठीक है, कहाँ है, किस किस रूप में है, ओशियन, आहा क्या रिफ्रेशिंग है। ठीक है, 97% है। सेलाइन लेक, इनलैंड 0.008%। ग्लेशियर में पानी है। ग्राउंड वाटर, ये जो अवेलेबल हमें पीने के लिए है, बेसिकली वो ग्राउंड वाटर कहलाता है, 0.61% है। लेक्स में 0.09% है। सॉइल मॉइस्चर में भी 0.005% है, और एटमॉस्फेयर में भी 0.001 है, और रिवर्स में ऑब्वियसली 0.001 ये वाटर दिखाया है। होता होगा यार, अब हम क्या करें। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वो वाला क्वेश्चन आ गया जो हमें खाने पीने के लिए मिल रहा है, या व्हाट इज, शायद 0.61 था या 0.061 था। ठीक है, इतने को हम नहीं करेंगे, 0.61 आंसर था। अरे वाह यार, बड़े ध्यान से देख रहे हो आप लोग, वेरी गुड। 0.61 ग्राउंड वाटर था, वेरी नाइस, गुड बेटा। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, अब ये तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब कह सकते हैं मोटे लोग आसानी से, हमारे अंदर पानी ज्यादा है, वजन थोड़ी है, फैट वेट नहीं है बेटा। 70 नहीं, 65% अभी बुक का है क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से चलिए। ठीक है, मैं 70 कह रहा था, बट इसमें 65 था साथ में, तो 65 ही टिक किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी काम की है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसी पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ये स्पेरिकल ड्रॉप है, कलरलेस टेस्टलेस लिक्विड है। ठीक है, कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर में सॉलिड और लिक्विड फेज में एक स्पेशल बॉन्ड होता है, जो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं
और इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में ये जो डॉटेड लाइन जो इस समय पर्पल और दिस वन कलर से आपको दिख रही हैं, बार बार ब्लिंक हो रही हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का एक स्ट्रॉन्गर टाइप है जिसमें हाइड्रोजन टेक पार्ट करती है। और बेटा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एज कंपेयर टू H2S, H2SE। इस ग्रुप के जो बाकी मेंबर हैं उनसे इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये सब अलग है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको कहा था एक ही पॉइंट पे ज्यादा फोकस करिएगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि H2S हैवी है तो वंडरवॉल फोर्स तो H2S पे ज्यादा है, लेकिन H2S गैस है और वाटर लिक्विड है, द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनमें नहीं है, ठीक है। और high heat of vaporization and high heat capacity are responsible for the moderate climate and the body temperature of living being. It is an excellent solvent for transportation of ions molecule required for plants and animal metabolism. Universal solvent है हमारे मेटाबॉलिज्म में, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना, आयंस का मूवमेंट होना इसके थ्रू इजीली हो जाता है। Covalent compound like alcohol, carbohydrate dissolves in water due to hydrogen bonding with polar molecule. जो भी चीजें पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वो पानी में घुलते हैं। वो चीजें जो पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं वो भी पानी में घुलते हैं। तो अल्कोहल ऑर्गेनिक है फिर भी पानी में घुलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन शुरू के मेंबर सारे अल्कोहल पानी में नहीं घुलते, शुरू के 3-4 मेंबर ही घुलेंगे और धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी कम भी होती जाएगी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये भी पानी में घुलते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप अल्टीमेटली ले दे के वही आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जरा ध्यान रखिएगा। वाटर का मोलर मास जरा ये ध्यान रखना, ये ग्राम पर मोल कह रहे हैं, यानी एक मोल का मास 18 है। ये मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक क्वेश्चन है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास बताओ तो कोई बच्चे 18 बताने लगते हैं। 1 मॉलिक्यूल इज 18 U और जब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होता है तो 18 ग्राम है। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली 273 या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में 273 है। बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन है। बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा है, -285.9 है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सिर्फ 40 है, अगर एक लिक्विड है और उससे गैस में चेंज करना है दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो 40 किलो जूल पर मोल है। ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 6 जूल चाहिए। वाटर की डेंसिटी बेटा नियरली 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है और 4 डिग्री को जब केल्विन में चेंज किया तो 277 आना चाहिए, दैट इज 276.98 जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो नियर टू 4 केल्विन में इसकी डेंसिटी मैक्सिमम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाटर दो बीकर में रखा गया है, एक बीकर में ए बीकर एक बी, दोनों में 4 डिग्री पे वाटर है। ए बीकर को हमने हीट किया, 4 डिग्री पे दोनों थे, ए को हीट किया 4 से लेके सपोज 50 डिग्री तक ले गए और बी को कूल किया 4 डिग्री से -50 तक ले गए। तो एक को +50 तक, एक को -50, दोनों में वॉल्यूम देखना है, बढ़ेगा कम होगा क्या होगा। क्वेश्चन फिर समझो, दो अलग अलग बीकर हैं, एक ए है एक बी है। मैं यहीं लिख देता हूं, यहां हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास, अरे भाई लुका ही नहीं है जी, एक मिनट है ना, हमारे पास दो बीकर हैं, वन इज ए वन इज बी, दोनों में एक जैसा वाटर है, बराबर बराबर वाटर है और दोनों का ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हमने हीट कर दिया है और इसको हमने कूल कर दिया है। तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए इंक्रीज और डिक्रीज, बी इंक्रीज और डिक्रीज, किसका वॉल्यूम बढ़ेगा किसका घटेगा, दोनों का बढ़ेगा दोनों का घटेगा, क्या है आंसर आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन आपके लिए दिया है, वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है वाटर की जो है मैक्सिमम डेंसिटी है 4 डिग्री पे। बेटा वंशिका थोड़ा सोच के बोलिए, अभिषी ए के लिए बताएंगे तो बी के लिए भी बताएंगे। ओके, देखिए बच्चों इसका आंसर क्या है, यहाँ दोनों ही 4 डिग्री है और वाटर की 4 डिग्री पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। दैट मीन्स चाहे आप उसे कूल करें चाहे आप उसे हीट करें, दोनों ही केसेस में डेंसिटी कम होगी और अगर डेंसिटी कम होगी तो दोनों ही केस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। अब कई बच्चे ये कहने लगते हैं भाई ये तो समझ में आया हीट करने पे वॉल्यूम बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, अंदर गैसेस आती हैं दूर दूर होते जाते हैं, पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, तो कूल करने पे वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा। आप भूल गए, आपको पढ़ाया है
कि वाटर जब सॉलिडिफाई होता है, आइस में चेंज होता है, तो अंदर एयर ट्रैप हो जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एयर अगर ट्रैप हो रही है तो बेटा दैट इज पार्टिकल्स दूर होते जाएंगे। तो एयर की ट्रैपिंग की वजह से आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एनी डाउट? अब इन्होंने विस्कोसिटी दे रखी है, इसकी यूनिट है सेंटीपोइस में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का नियरली 80 होता है, आपको मालूम ही है, और इसीलिए वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 5.7 इंटू 10⁻⁸ है। बोलो बच्चों, वाटर की इन प्रॉपर्टीज में कोई डाउट तो है नहीं? एक बार चेक कर लेते हैं कि आपने ध्यान दिया नहीं दिया। वाटर हैज वेरी हाई या हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एज कंपेयर टू H2S एंड H2 ड्यू टू। तो यहाँ 4 ऑप्शन है और आपको ये बताना है विच इज करेक्ट। आई होप सो आपको समझ में आ जाओ विच इज करेक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही कह रहे हैं। निशिका सही है, अभिषी सही है। दैट इज ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें ये था। एक और देख लेते हैं। What is the density of water at 298? ध्यान देना, टेम्परेचर इज 298, इट इज नॉट 277। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर 298 पे क्या होगी? एक आपको 1 दे रखा है, एक 0.1 यानी बहुत कम, एक 0.98 दे रखा है और एक 1.2 यानी 1 से ज्यादा दे रखा है। वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 1 है। अरे 1.2 सात्विक बेटा, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 1 है, तो बाकी हर जगह डेंसिटी 1 से कम होगी। 1 से कम होगी, 1 से कम होगी, लेकिन इतनी कम थोड़ी हो जाएगी भाई। हाँ बेटा अभिषेक, आई होप सो आप ही सही हैं और अब बाकी बच्चे देने लगे हैं आंसर। 1 से थोड़ी सी, अरे गलत दिया है इन्होंने आंसर यार। 298 पे डेंसिटी 1 से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। चलिए 298 पे यहाँ 1 दिखाया था तो इन्होंने 1 ही आंसर टिक किया, और जो बच्चों ने ज्यादा अच्छा देखा था इसका मतलब उनका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आपको मालूम है वाटर में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की वजह से यहाँ का बेंट शेप होती है। 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल रह जाता है। आप कह सकते हैं यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की वजह से ये आ रहा है। बॉन्ड लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है कि ये 95.7 पिकोमीटर है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर है। ये रहे 2 लोन पेयर और ये रहे 2 बॉन्ड पेयर। ये बेटा 2 बॉन्ड पेयर है जिसमें एक्स दिख रहे हैं और ये 2 लोन पेयर हैं, और इस रिपल्शन की वजह से बेंट शेप है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में अगर हम कहें तो बेटा it is the electromagnetic attractive interaction या dipole dipole attraction in which hydrogen is bonded with more electronegative element as oxygen, nitrogen और fluorine। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की ही डेफिनेशन है। डाइपोल का मतलब आपको याद आना चाहिए, जहां 2 अपोजिट पोल्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डाइपोल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जा रही है कि एक प्लस पोल और एक माइनस पोल है, और लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं प्लस से और माइनस में एंड हो रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है और ये अट्रैक्शन कहलाता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो वाटर में भी यही अट्रैक्शन है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप है। देखो बेटा HCl में भी अट्रैक्शन है, बट इसे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते। हाइड्रोजन बॉन्ड आने के लिए या तो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, यही 3 एलिमेंट्स करते हैं और बाकियों में नहीं है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन अलग है, कोवलेंट बॉन्ड अलग है। आई होप सो आपको मालूम है कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑर्बिटल्स की, जबकि वंडरवॉल फोर्सेस इज ओनली ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस हैं, बस अट्रैक्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, वंडरवॉल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कोवलेंट से और आयनिक से बहुत ज्यादा वीक होता है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग है, 1/10 ऑफ कोवलेंट है। ओके, नेक्स्ट इज लिक्विड फेस में अगर वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, सॉलिड में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और इसीलिए इस ग्रुप के हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट बाकी किसी का भी, कई तो गैसेस ही हैं, किसी का 100 डिग्री नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बेटा आइस क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये जरा याद रखिएगा, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा है। और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल फॉर्म में होता है आइस। ठीक है,
एंड एट वेरी लो टेम्परेचर कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म। आइस दो फॉर्म में होता है, और ये सॉलिड स्टेट आपका 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको समझ में आएगा। दो पैकिंग होती है, एक हेक्सागोनल पैकिंग जिसमें 6 मेंबर की रिंग दिखती है, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये 12th में आप डिटेल में देखेंगे। ये हेक्सागोनल रिंग आपको दिख रही है, तो बेटा अगर हेक्सागोनल रिंग होगी तो हाई प्रेशर में बन सकती है। एंड लास्ट पॉइंट इसका, ये आप जानते हैं, आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर लिक्विड पे? क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। आइस का वॉल्यूम क्यों ज्यादा है? क्योंकि आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से अंदर एयर केजेस आ जाते हैं, वाइड होल आ जाते हैं। तो वाइड होल आने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, एंड इट हैज, ठीक है, इट हैज मोर वॉल्यूम, लेस डेंसिटी और मोर वॉल्यूम, ठीक है। और बेटा क्योंकि वाटर के अंदर एयर है, इसीलिए ये मछलियां या बाकी एक्वेटिक स्पीशीज पानी के अंदर इजीली सरवाइव कर लेते हैं। बच्चों विंटर सीजन में आइस ऊपर से जमती है, ठीक है, और आइस ऊपर हो जाती है, नीचे लिक्विड ही रहता है वाटर। तो इसीलिए विंटर सीजन जब आता है और ऊपर आइस जम जाती है तो नीचे एक्वेटिक एनिमल के लिए और अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो आइस है इट इज ए इंसुलेटिंग लेयर, ये इंसुलेशन कर देती है, तो नीचे और ज्यादा कोल्डनेस नहीं पहुंचती, और इसलिए नीचे के एनिमल ज्यादा अच्छी तरीके से या इजिली सर्वाइव कर लेते हैं। आइस हैज हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वाटर लिक्विड से आइस का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कहीं ज्यादा 3 डायमेंशनल में आपको ऑर्डर्ड दिखेगा, मतलब टेट्राहेड्रल एयर केजेस दिखेंगी ये। और इनके बीच की डिस्टेंस जो थोड़ी देर पहले हमने शायद 97 या कुछ कही थी, 97 तो बॉन्ड लेंथ कही थी, सॉरी, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की डिस्टेंस आपको दिख रही है वो नियरली 276 पिकोमीटर दिख रही है। तो वाटर के लिए इससे ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है बेटा। पहला क्वेश्चन, वाटर का बॉन्ड एंगल क्या है, ये आपका सही होगा ही होगा। वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड अभिषी, वेरी गुड सात्विक एंड वेरी गुड निशिका। यानी आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आई, देखो अब एटमॉस्फेयर में कैसा है और उसमें कैसा है, हेक्सागोनल फॉर्म, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल और क्यूबिक। दो ही फॉर्म होती है, या तो हेक्सागोनल होती है क्यूबिक। और अभी आपने पढ़ा था, वेरी गुड वंशिका एंड अभिषी, सात्विक, बिल्कुल सही, आप सबका सही है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये होती है हेक्सागोनल फॉर्म में बेटा, ए आंसर सही है। और ये लिखा था हेक्सागोनल फॉर्म और इसमें, और यहाँ लिखा था क्यूबिक कब होता है, एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। अब वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं बेटा। वाटर एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेसिस से भी रिएक्ट करता है, तो एम्फोटेरिक कह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज एसिड से रिएक्ट करती है वो बेसिक होती है, जो बेस से रिएक्ट करती है एसिडिक होती है। वाटर को कुछ लोग न्यूट्रल में भी काउंट करते हैं, बट ज्यादा करेक्ट है कि ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, एसिड एज वेल एज बेस, इसलिए एम्फोटेरिक है, ठीक है। Bronsted, in the Bronsted sense, it acts as an acid with ammonia. वाटर और अमोनिया को अगर आप मिक्स करेंगे तो अमोनियम आयन बन जाएगा, तो वाटर ने अपना एच आयन छोड़ दिया है, दैट इज वाटर एक एसिड है। और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी आपको थ्योरी याद होगी, प्रोटॉन डोनर आर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। जो भी एक्सेप्ट करता है एक प्रोटॉन वो बेस होता है, और जो डोनेट करता है वो एसिड होता है। तो यहाँ से प्रोटॉन यहाँ गया, आया मजा देख के? फिर से देखो, फिर से कुछ भाई, ठीक है, फिर से खुद आते हैं इसे। ये देखिए, ये जे चम्मारी, तो जे एक एसिड है, जे एक बेस है, जे वाला समझ में आ गया। तो ये रहा वाटर बेटा, ये रहा अमोनिया, और ये इक्वेशन आ गई, यहाँ OH और NH4 पॉजिटिव आ गया। तो वाटर से एक एच आयन हटा है, तो वाटर एक एसिड की तरह काम करेगा। वो एच आयन एक्सेप्ट करने वाला अमोनिया है, तो अमोनिया एक बेस की तरह काम करेगा। अब अगर हमने वाटर और H2S की रिएक्शन कराई, तो H2S का H वाटर को लेना पड़ता है, तो इस केस में वाटर H3O पॉजिटिव में चला गया। क्योंकि वाटर ने एक एच आयन गेन किया है, तो वाटर इस समय एक बेस की तरह काम करेगा। तो वाटर ने दोनों काम कर लिए, दैट इज एसिड भी बेस भी। यहाँ सेल्फ आयनाइजेशन, जिसे ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहते हैं, वो भी शो हो सकता है। दो वाटर के मॉलिक्यूल अगर लिखें तो एक H3O पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव में चला जाएगा, ये कहलाएगा आपका दिस वन। सात्विक HS नेगेटिव क्या होता है, शायद आप ये पूछ रहे हो। HS हाइड्रोजन सल्फाइड होता है HS, और ये बेस की तरह हो गया। मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने HS नेगेटिव की या HS पूछा है क्या है, ठीक है। और मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की, ठीक है। और यहाँ आपको ये देखना है ऑटो प्रोटोलिसिस, तो एक एच आयन लूज, एक एच आयन गेन। मैं भी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, 2 मिनट रुकिए बेटा। ओके, व्हेन वाटर रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स
इट इवॉल्व हाइड्रोजन, ओके वेरी गुड। तो ये एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन इवॉल्व करता है, कॉमन सेंस की बात है, जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वहां से हाइड्रोजन निकलेगी। देयर रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन केस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब अगर पानी लिया और आपने सोडियम डाल दिया है तो यूजुअली इट में कैच फायर ऑल्सो, क्योंकि जैसे सोडियम डालेंगे, सोडियम इज लाइटर देन वाटर, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, हाईली रिएक्टिव है। सोडियम और वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी निकालेंगे, एयर में ऑक्सीजन भी है, और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में इवन इट में कैच फायर ऑल्सो। तो सोडियम की रिएक्शन या फर्स्ट और सेकेंडरी ग्रुप की रिएक्शन में इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होने की वजह से कई बार इट में हैव फायर, ठीक है। वाटर हैज अ ग्रेट सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, तो वाटर से निकलता है। ओके, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप सभी ने पढ़ रखा है, CO2 और वाटर रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल से, या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, टू गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और बेटा मैं आपको सही बताऊं, पेड़ जो जिंदा है ना, सिर्फ इसी रिएक्शन की वजह से जिंदा है। पेड़ कर क्या रहे हैं, एक तो हम जो CO2 छोड़ते हैं बाई पोल्यूशन, कंबशन, अपने रेस्पिरेशन, उस CO2 को O2 में बदल रहे हैं, और दूसरा पेड़ ग्लूकोज बना रहे हैं। ये दो प्रॉपर्टी हैं पेड़ की, और इन दो की वजह से पेड़ जिंदा है। और अब अगर ये वाली रिएक्शन लैब में बनने लगी या फैक्ट्री में होने लगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन वाली, तो पेड़ को जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होगी, वाईफाई सिग्नल दे तो जिंदा रहे, और वाईफाई नहीं दे रहा तो निकल ले। इज इट क्लियर? फिर भगवान को इसके अंदर वाईफाई सिग्नल डालने पड़ेंगे, अदरवाइज पेड़ जो जिंदा है इसी रिएक्शन की वजह से हम छोड़ देते हैं उन्हें, ठीक है। ये मत कहना छाया भी मिलती है, ठीक है, वो सब सारी बातें। वाटर इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, ठीक है, व्हेन इट रिएक्ट विद फ्लोरीन। क्या वाटर की ऑक्सीजन को कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर सकता है? तो इट इज अ कॉमन सेंस, ऑक्सीजन से भी जो ज्यादा नेगेटिव होगा बस वही हाइड्रोजन से खुद का बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन हटाएगा। और ऑक्सीजन से बड़ा वाला मीना कौन है? आपको याद है ना, मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन से बड़ा वाला मीना एक ही है, फ्लोरीन। तो ये वाली इक्वेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वाटर की जब फ्लोरीन से होती है तो HF बनता है, इसे आप HF एक साथ भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन गैस निकलती है। दैट इज, वाटर से ऑक्सीजन गैस हटाई जा सकती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन को भेज के। केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, पानी दूसरों से रिएक्ट करता है, और जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है उनको याद होगा, हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है, जो कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने सॉल्ट में पानी डालते हैं, कंस्टिट्यूएंट एसिड बेस बन जाता है। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन या दूसरों को हाइड्रेट करना, डिसॉल्व करना, ड्यू टू इट हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। वाटर के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड भी घुल जाते हैं और आयनिक कंपाउंड भी घुल जाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखिएगा, इसका ज्यादा है, नियरली 80 है, और इसीलिए इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी है। बेटा ये जो कंपाउंड है Na3N, ये ट्राइल कहलाएगा, फिलहाल ये आयनिक कंपाउंड है, और जैसे इसमें पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, सॉरी अमोनिया गैस इवॉल्व हो जाएगी, NaOH और अमोनिया बनेगा। तो दिस वन, ओह शिट, मैंने गलती से कैंसर नहीं, या दूसरा बटन आ रही आवाज, अरे बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, ये रहा P4O10। ऑब्वियसली ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी पानी से रिएक्ट कर लेता है या हाइड्रोलाइज हो जाता है, और ये फॉस्फोरिक एसिड बनता है। फॉस्फोरिक एसिड का ही एनहाइड्राइड है P4O10। SiCl4, बेटा जरा इसमें जरा ध्यान रखना, SiCl4 तो हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता। ये नोट का पॉइंट है, CCl4 नहीं होता क्योंकि कार्बन में डी सब्शेल नहीं है। तो ये कहीं लिख लीजिएगा, CCl4 डू नॉट हाइड्रोलाइज बट SiCl4 कैन हाइड्रोलाइज, और SiCl4 जब हाइड्रोलाइज होता है तो SiO2 और HCl बनता है। केमिकल प्रॉपर्टी में हाइड्रेट फॉर्मेशन, आपको याद होगा हाइड्रेट वर्ड, जैसे CuSO4.5H2O। अगर आप लैब में जाते तो ये एक्सपेरिमेंट आपको जरूर कराया जाता कि कॉपर सल्फेट जो होता है ना, एनहाइड्रस जब होता है तो व्हाइट कलर का होता है, उसमें पानी डालते हैं और रंग बदल के ब्लू हो जाता है, पानी डालने से उसका कलर चेंज हो गया। तो CuSO4 के साथ जो 5 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो हाइड्रेट कहलाते हैं,
और ये वाटर कहलाता है वाटर ऑफ कॉम्बिनेशन और क्रिस्टलाइजेशन। और ये 3 तरह से हो सकता है, कोऑर्डिनेट वाटर हो सकता है, यहाँ का बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब ये जो वाटर है इसकी ऑक्सीजन क्रोमियम को एक लोन पे डोनेट कर रही है, और ये 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा आपको थोड़ा और। इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल शायद आपने एक आध दिन पहले हाइड्रोजन के लिए वर्ड पढ़ा है कि बीच बीच में जो फ्री साइट्स होते हैं उसमें आके चीज जुड़ जाए, वो इंटरस्टिशियल कहलाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला जो एक वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ बाहर दिख रहा है, ये वाला बाहर वाला डॉट के बाद, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रुका हुआ है। अंदर के 3 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं। बेटा जरा सा एक दो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वाटर हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड, बेस, बोथ, नन। तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बट आपकी प्रेजेंस पता लगेगी, आप जग रहे हैं, सो रहे हैं। वेरी नाइस, सात्विक, निशिका, वंशिका एंड अभिषी ऑल्सो, आई थिंक सो, जितनों ने भी मतलब आंसर दिया है कि वाटर दोनों तरह काम करता है। वेरी नाइस। व्हाट हैपन व्हेन वाटर रिएक्ट विद एसिडिक मेटल, इट इवॉल्व। वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या करता है, ठीक है, मेटल, एसिडिक वर्ड गलत है, सीधा कहते हैं मेटल से। तो वाटर अगर मेटल से रिएक्ट करता है, बिल्कुल सही है निशिका। जैसे आप एग्जांपल सोचा करिए कि Na की वाटर के रिएक्शन, बिल्कुल सही है वंशिका, दिस वन, एंड Na प्लस वाटर NaOH और हाइड्रोजन गैस अलग होगी। वेरी नाइस, सारे सही हैं। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, डाई हाइड्रोजन बाहर आती है, एंड दिस फिनिशेस योर वाटर। वाटर आपका निपट गया। ओके, दिस फिनिशेस वाटर। अब बच्चों, जो ओके, नेक्स्ट हम इस पूरे टॉपिक को खत्म करते हैं। वैसे तो हमें जो मेन पढ़ना मैं आपको बता चुका हूं वो है दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, वो हमारा मेन होगा, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, जैसे ये रेन वाटर आपको दिख रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट प्योर वाटर होता है, लेकिन जो पहली रेन होती है वो एसिड रेन कहलाती है। जब यूजुअली फर्स्ट टाइम रेन होता है रेनी सीजन में, तो एटमॉस्फेयर में जो H2S होता है और HNO3 या NO2 होता है, तो H2S और या सल्फर और NO2 वो वाटर के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड लेके नीचे आते हैं। दिस इज एसिडिक रेन। और ताजमहल का भी जो कलर बीच में येलोइश हो रहा था, वो एसिडिक रेन की वजह से होता है। ओके, इट मे बी अ गुड सॉल्वेंट व्हेन इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, पानी बहते हुए जाएगा। मेनी सॉल्ट, स्पेशली कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 2 वर्ड स्पेशली याद रखिए। और अब आप धीरे धीरे चीजों को लिंक करना शुरू करेंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम पे ज्यादा फोकस है, ठीक है, हमारी बॉडी में भी बोन्स को कैल्शियम चाहिए, एंड कई प्रोसेस के लिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम चाहिए। फिलहाल हम अपनी भाषा में इन्हें Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, इन्हें चंगू मंगू कहेंगे। तो इन चंगू मंगू को जरा ध्यान रखना, और फिर आप जब ध्यान दोगे ना तो आपको किनले का जब एड आएगा तो उसमें भी ये आएगा एडेड मिनरल विद मोर मिनरल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नए किनले के एड सुनिएगा। चंगू मंगू की बड़ी डिमांड है आजकल, ठीक है, इन चंगू मंगू की वजह से ही हार्ड वाटर होता है, इसलिए। ओके, 2 कैटेगरीज हैं, one is hard water, one is soft water. It is the main topic. ये अब हमारा असली टॉपिक है, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। वो पानी, मतलब पहचान के लिए आसान है हार्ड वाटर, वो वाटर जिसमें लेदर या सोप, स्पेशली सोप, नॉट डिटर्जेंट, सोप डू नॉट गिव गुड लेदर, दैट इज हार्ड वाटर। झाग नहीं बनेगी, लेदर ज्यादा नहीं आएगा, तो हार्ड वाटर है, फ्रॉथ नहीं होगी तो। और जनरली सॉफ्ट वाटर आप समझते हैं, जो ऑर्डिनरी वाटर हम लोगों की लोकेलिटी में, दैट इज सॉफ्ट वाटर। और जो बच्चे आगरा में हैं, मथुरा में हैं, ऐसी जगह में हैं, वहां का वाटर थोड़ा हार्ड है। और हार्ड किसकी वजह से? चंगू मंगू की वजह से। अब इस चंगू मंगू के कौन से आयन है वो हमें देखने हैं। ओके, पहले हम जनरल पॉइंट देख लें। वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रीडली इज कॉल्ड हार्ड वाटर। भैया ये लेदर वो वाली नहीं है जिससे बेल्ट और पर्स बनते हैं। थोड़ी देर में कहो सर क्या मतलब सॉफ्ट वाटर से बेल्ट बन जाएगी हमारे लिए, तमाचा पड़ेगा तेरे, ठीक है। हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, और इसमें बेसिकली 3 सॉल्ट्स हैं, एक है बाइकार्बोनेट, एक क्लोराइड, एक सल्फेट। 3 सॉल्ट कौन कौन से हैं बच्चों?
बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड है और सल्फेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में बेटा दो टाइप की हार्डनेस है, वन इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस एंड अदर इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस दो तरह की है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। और हम इसके लिए वर्ड कहते हैं, आप जरा पीसी वर्ड याद रखें तो थोड़ा इजी रहेगा, कि परमानेंट हार्डनेस में है बेटा क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन। परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड आयन एंड सल्फेट आयन, और टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट while the permanent hardness is due to chloride and sulfate। याद रखना कितना आसान है, देखो बेटा पीसीएस वर्ड से परमानेंट क्लोराइड सल्फेट, और इसका नाम है बाइकार्बोनेट। बाई बाई टेम्परेरी होती है भाई, किसने कहा बाई परमानेंट हो जाएगी? बाई तो टेम्परेरी है, आज ये बाई है कल दूसरी बाई होगी, तो बाई तो टेम्परेरी है और ये क्लोराइड और सल्फेट परमानेंट है। तो टेम्परेरी हार्डनेस नाम से क्लियर है, द हार्डनेस व्हिच कैन बी इजीली रिमूव्ड इवन बाय बॉइलिंग इज टेम्परेरी। बड़े आसानी से उसे हटाया जा सकता है, टेम्परेरी है। समझ में आ गया? और ये जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं इन्हें इतना आसानी से नहीं हटा सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन हटते नहीं है ये आसानी से, तो ये परमानेंट है। इज इट क्लियर? तो याद रखने के लिए हमने बना रखा है कि एक टेम्परेरी है जो बाई है और जब चाहे निकाल दिया उसे, और एक पीसीएस है ये परमानेंट है, ये आसानी से नहीं हटेंगे। और हटाने के जो मेथड हैं वही हमें यहाँ पढ़ने हैं। ओके चलो बच्चों लौट के आ जाओ, ये आ गए। ओके तो अब यहाँ हमें देखना है डज नॉट गिव लेदर का मतलब झाग है, ठीक है। अच्छे कपड़े नहीं धुल पाएंगे आसानी से, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री, लॉन्ड्री पर्पस के लिए अच्छे नहीं है, वो हार्ड वाटर है, ठीक है। और जो बच्चे मथुरा वृंदावन या आगरा ऐसी जगह गए होंगे उन्हें फील भी किया होगा, उस पानी से नहाते जब हैं तो सोप जो है वो स्टिकी नेचर का रहता है, बॉडी पे रह जाता है, कम में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये बॉयलर्स इन सब के लिए भी सुटेबल नहीं है क्योंकि ये बॉयलर्स में डिपॉजिट हो जाएगा, तो डिपॉजिट होगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी कम करता है बॉयलर्स की, ठीक है। बॉयलर इज अ क्लोज वेसल इन विच वाटर और अदर फ्लूइड इज हीटेड, तो अगर उनमें आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वाटर दैट प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। इट इज फ्री फ्रॉम चंगू मंगू, चंगू मंगू के सॉल्युबल सॉल्ट से फ्री होता है। इट गिव्स लेदर विद सोप, ये झाग बन जाएगी बाल्टी में आराम से, ठीक है। और आप फिर ऐड बना लेना या फिर लॉन्ड्री के लिए यूज कर लेंगे, कपड़े वपड़े धो सकते हैं, एंड सुटेबल फॉर बॉयलर्स ऑल्सो, ठीक है। ओके वाई हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ड्री, क्योंकि ये कम या प्रेसिपिटेट बना देता है, सोप को प्रेसिपिटेट में चेंज कर देता है। एक्चुअली सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, और जैसे ही ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाते हैं, और क्योंकि यही मेन पार्ट है सोप का, तो ये चीज अगर प्रेसिपिटेट हो गई कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ओके और ये बॉयलर्स के लिए क्यों सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये उसकी स्केलिंग कर देते हैं, या ये कहें वहां एक लेयर बना देते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड और अनवांटेड मटेरियल है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्केल। तो ये जो लेयर्स होती हैं ये आगे इंसुलेशन कर देती हैं, और ज्यादा हीट बॉयलर में नहीं आ पाती, या डू नॉट वर्क प्रॉपरली, सिंपली दैट आर स्केलर, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर को हटा देते हैं। द क्वेश्चन नेक्स्ट बेटा, which type of water is suitable for boiler, hard water, soft water, both or none? Which type of water is suitable for boiler? बिल्कुल सही है आप चारों बच्चों ने। एक बच्चे ने बी आंसर दिया है जिसका नाम है अविशी। अविशी एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए, which type of water is suitable for boiler? Getting the point, ठीक है। अब आपको क्लियर है, ये पढ़ाया था, ये सुटेबल है। एक और देख लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम स्टेरेट? ये जैसे अभी बताया था स्टेरिक एसिड होता है C17H35 वाला, तो सोडियम स्टेरेट कौन सा है, मैंने आपकी हेल्प कर दी क्योंकि इतना आप नहीं याद किया होगा। तो बी आंसर इज सोडियम स्टेरेट। तीन है, सोडियम स्टेरेट, ओलिएट एंड पाल्मेट स्टेरेट, C17H35 है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक होगा हार्डनेस ऑफ वाटर हम कैसे हटाएंगे। मतलब दो टाइप की जो हार्डनेस है, जिसमें एक हार्डनेस है हमारी टेम्परेरी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस, तो ये हार्डनेस हम कैसे हटाएंगे। टेम्परेरी किसकी वजह से थी, चंगू मंगू के बाइकार्बोनेट।
बाइकार्बोनेट ऑफ चंगू मंगू, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गिव्स टेम्परेरी हार्डनेस। इसे भी हटाने के 2-3 तरीके हैं, परमानेंट को भी हटाने के। और हम परमानेंट को हटाने के तरीके से पहले आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में परमानेंट हार्डनेस कैसे हट रही है वो ठीक से आ जाएगा। ओके ओके, टेम्परेरी हार्डनेस खाली बॉइलिंग करने से भी हट जाती है, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो कार्बोनेट में टूट जाते हैं और वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो अलग हो जाते हैं आसानी से, या ऑक्साइड भी बनते हैं तो भी हट जाते हैं। तो ये जो कार्बोनेट और हाइड्रो ऑक्साइड है ये तुरंत हट जाते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट लिया है, हीट किया, कार्बोनेट बन गया मैग्नीशियम का और CO2 निकल गया। ऐसे कैल्शियम में कार्बोनेट बना, और इवन अगर आप हाइड्रो ऑक्साइड भी दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। This precipitate is removed by filtration. The water obtained is soft water. मतलब आपने इसे गर्म किया और ये प्रेसिपिटेट हो गए, बाइकार्बोनेट टूट के कार्बोनेट बन गया और वो प्रेसिपिटेट हो गया। तो यहाँ से आप परमानेंट हार्डनेस हटा सकते हैं। एक मेथड है जिसका नाम है क्लार्क, ये कमर्शियल मेथड है। इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइन, एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ स्लैग्ड लाइन डालते हैं और ये स्लैग लाइन इसे प्रेसिपिटेट कर लेता है। भाई ज्यादा क्यों नहीं डालना है, ज्यादा इसलिए नहीं डालेंगे अदरवाइज फिर से और ज्यादा दैट इज लाइम आ जाएगा। तो ये हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये हमारा स्लैग्ड लाइम है। इनकी रिएक्शन हुई और इनकी रिएक्शन होने के बाद ये CaCO3 जो बना ये प्रेसिपिटेट हो गया। ऐसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, स्लैग्ड लाइम डालेंगे। बेटा मैग्नीशियम के केस में ना जैसे कैल्शियम से CaCO3 प्रेसिपिटेट होता है, मैग्नीशियम से MgOH दिखा देते हैं, वो भी प्रेसिपिटेट है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा था, if excess of quicklime is added then water will again become hard due to absorption of CO2। मतलब अगर आपने CaOH ज्यादा डाल दिया है तो एटमॉस्फेयर में CO2 है, वाटर है, तो फिर से बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो उतना ही लाइन डालना है जिस रेशियो में मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो वो प्रेसिपिटेट होके अलग हो जाए, उससे ज्यादा ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू दिस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से बच्चों, बताइए आंसर। वेरी गुड बेटा, ओके वंशिका गुड, और बाकी लोग सो गए इसका मतलब है। मानसी बेटा क्या टेम्परेरी हार्डनेस पूछा है? मानसी एक बार फिर से ध्यान दीजिए बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस पूछा है। यस, टेम्परेरी बाई टेम्परेरी होता है, और बाई क्या है, बी ऑप्शन बाइकार्बोनेट, वो बाइकार्बोनेट में बाई वर्ड है। ठीक है बेटा, ये पढ़ाया था मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय फ्रीजिंग, बॉइलिंग, एडिशन ऑफ NaCl कांट बी रिमूव्ड। ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इजी है, अब सही है आप लोगों का चारों का आंसर। ठीक है, ओके बॉइलिंग ये हमने पढ़ा था, हीट करके अलग हो जाएगा। अब हमारा है परमानेंट हार्डनेस, वो हमारा कल का टॉपिक होगा। बच्चों एनी डाउट, काइंडली आस्क द क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलिए बेटा, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। हाँ बेटा 5वीं क्लास होगी, और मेरी इच्छा तो ऑनलाइन की है, पता नहीं तुम लोग क्यों ऑफलाइन करना चाह रहे हो। आपकी आवाज नहीं आ रही तो हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी ज्यादा। ठीक है, एंड कर रहे हैं।